Hello everyone, welcome to my channel. Yes, you can. This is Divya Mishra. In my videos, we are going to cover the whole syllabus of class 10 Science NCERT. This will help you attain better understanding. So these are the topics that we are going to cover in this video. The first point is difference between physical and the chemical change. The word change has its own relevance. We are going to discuss that. Then you must have studied this topic in your previous classes, right? Then chemical reaction, then we'll have an activity, then chemical equation. The fifth point is balancing of equation. Then the sixth point is writing a balance equation. This is a very important topic. I have put some questions also in this video in between. So let's start. सबसे पहले हम लोगों के लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की. जब किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होता है तो उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, जबकि चेंज आएगा सिर्फ कहाँ? मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में. कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब कि कोई सब्सटेंस जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है उसको बोलते हैं उसका कॉम्पोजिशन. ठीक है. अब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट मतलब किसी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है. अब जबकि केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन में ही चेंज आ जाता है, जिन जिन चीज़ों से मिलके वो सब्सटेंस बना है उसमें ही चेंज आ जाता है. ठीक है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है. क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, इसलिए कोई न्यू प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है. जबकि केमिकल चेंज में क्योंकि कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है इसलिए न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज़. उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ भी होंगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के साथ साथ मॉलिक्यूल्स में ही चेंज आ गया है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, शेप में, साइज में, अपीयरेंस में चेंज आएगा. ठीक है. जबकि केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्लस कॉम्पोजिशन तीनों में चेंज आ जाएगा. ठीक है. अब फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब आपके क्या है? फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज होता है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में चेंज होता है, कुछ न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वाटर जो रूम टेम्परेचर पे था तो वो लिक्विड स्टेट में था. जब आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो सॉलिड स्टेट में बन गया, आइस में कन्वर्ट हो गया. फिर वापस से उस आइस को जब आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो फिर से लिक्विड हो गया, फिर से वाटर स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया. तो ये क्या हुआ? तो ये शो कर रहा है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यू नीड टू रिमेंबर. देन केमिकल चेंज में अगर एक बार चेंज हो गया तो हो गया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं. ठीक है. जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो आप वापस से जिन कंपोनेंट से वो मिलके बना था उसमें आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है. इसके बाद बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपने इनहेल किया ऑक्सीजन और एक्सेल क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, which is entirely different and it is a new product during the process of respiration, isn't it? तो ये क्या है? ये न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस जो हम लोगों को समझ में आया है केमिकल चेंज में एंड फिजिकल चेंज में, वो ये है कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है. ठीक है. और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है. Now you can identify the type of change. The first one is cooking of food. There is a formation of new product and also it is irreversible reaction. So you can say that it is a chemical change. Then the second is the process of photosynthesis. You have seen the reaction of photosynthesis in earlier classes. That is CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen and water. So glucose, oxygen and water, these are the new products formed during the process of photosynthesis. It is also a chemical change, okay, and also irreversible reaction.
Then coming to next, this is fermentation of grapes. It is also a chemical change because there is a formation of new products. Then tearing of paper, it is a physical change, I told you, and no new product is formed. That is why it is a physical change. Then burning of paper, it produces ashes and carbon dioxide, which are the new products formed during the process of burning. So this is also a chemical change. Then coming to next, it is digestion. It is the process of digestion. I had already explained to you that this is a chemical change. So these 5 are the chemical changes. Okay, understood? And only one, tearing of paper, is a physical change because there is the formation of no new product. अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उससे ये तो डिराइव कर ही सकते हैं कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? When 2 or more substances react to form new product with new properties is known as chemical reaction. तो केमिकल चेंज में भी तो यही हुआ था ना कि कुछ चीज़ें आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रही थी जिनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट थी. तो केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है. केमिकल चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है. तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? ये रिएक्टिंग स्पीशीज हैं. ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो न्यू प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं, यही आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग द रिएक्शन जो न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स. ठीक है. द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन. सी, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन? Correct. Sodium and water are reactants. Why? Because these are the reacting species. Then sodium hydroxide plus hydrogen are products because these are new products forming during the reaction. This arrow is showing the transition between the reactants and products. अगर हम casual language की बात करें तो the left hand side of the arrow are reactants and the right hand side of the arrow are products. अब इस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये वही रिएक्शन है जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखी है. तो इसमें हमने क्या किया है? जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो उसने वाइट डेजलिंग फ्लेम दी है. ठीक है. और इसके अलावा वॉच ग्लास पे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आके कलेक्ट हो गया है. ठीक है. तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन हमने देखी है. पहली कि यहाँ पे वाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न हुआ है मैग्नीशियम, और दूसरा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है जो न्यू प्रोडक्ट है. ठीक है. इसके बाद इस एक्टिविटी से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन 1 मार्क में आता है. वो ये है, नेम अ मेटल दैट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. तो कौन सा मेटल होगा? मैग्नीशियम. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Now the question rises, how will you determine that the chemical reaction has taken place? So during the process of reaction, chemical reaction, there are some observations through which we can identify that yes, the chemical reaction has taken place. तो what are these observations? हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला है इसमें चेंज इन स्टेट. अगर स्टेट में चेंज हो गया, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसका कुछ डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. चेंज इन कलर, कलर में अगर चेंज आया है तो हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई एंड में, तो हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे हो सकता है कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है. फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी. व्हाट इज पीपीटी? यस, पीपीटी इज प्रेसिपिटेट. द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट. अगर किसी रिएक्शन के थ्रू हम लोग को पीपीटी मिल जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. और ये सब चीज़ें हों ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. इसमें से कोई एक चीज़ भी हुई है तो बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है.
केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने 3 चीज़ों की बात की थी। पहले रिएक्टेंट्स आ रहे थे, फिर बीच में एक एरो आ रहा था और फिर प्रोडक्ट्स आ रहे थे, है ना। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मैं सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ तो उनको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन में वर्ड इक्वेशन है ये, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पूरे नाम लिखे हैं। मैग्नीशियम का कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, ना मैंने ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया है, ना मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल यूज़ किया है। तो जब मैं पूरे वर्ड्स की फॉर्म में अपनी रिएक्शन को लिखती हूँ मैं उसको बोलूँगी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में जो एरो है वो एक चेंज शो कर रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। देन ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका LHS है और उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं RHS और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इतनी तो बात हम कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने तो अभी एक शॉर्टर वे देखा ना केमिकल इक्वेशन को लिखने का, क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने से क्या हो जाएगा? चीज़ें शॉर्टर हो जाएंगी, मोर कंसाइज हो जाएंगी और उसको लिखना मेसी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक वर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, वही एक्टिविटी वाली जो हमने इससे पहले पढ़ी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा Mg, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में प्रेजेंट है तो O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो हमने जब इसको केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया तो ये बहुत ज़्यादा कंसाइज हो गई है। एक्चुअली क्या होता है, ये तो छोटी एक रिएक्शन है, इसके अलावा जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इन सबको रिप्रेजेंट करना ऑन पेपर इज बिट मिसी एंड डिफ़िकल्ट। तो उसको ईजी करने के लिए हम लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के बारे में सोचा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्या ये Mg प्लस O2 गिव्स MgO इक्वेशन ठीक है? अ बिग नो टू दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Mg है, ओके। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जितनी सब्जी हम लोग बनाते हैं, जितना रॉ मटेरियल उसमें डालते हैं, जैसे कि कोई ग्रीन वेजिटेबल डाले, स्पाइसेस डाले, जितनी आप डालोगे उतना तो बनेगा ही ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। केमिकल रिएक्शंस में आपने जितने रिएक्टेंट्स डाले हैं उतने ही तो प्रोडक्ट्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, Mg मैग्नीशियम मैंने एक एटम देखा है, ठीक है, और RHS में भी एक है, ठीक है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। O2 ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक, हो गई ना गड़बड़ी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर ये केमिकल इक्वेशन मैं लिखूंगी तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है ही नहीं, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? जिसको बैलेंस नहीं किया, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ है, बस आपने दे दिया है कि ये रिएक्टेंट्स थे, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन, ये गलत इक्वेशन है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगी एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? तो अ बिग नो, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू? तो वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले एक वर्ड इक्वेशन हम ले लेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। फिर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। अब आपको एक छोटी सी टेबल बना के देखनी पड़ेगी कि क्या मैंने जो केमिकल इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस्ड है, तभी तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, नहीं तो वो तो स्केलेटल इक्वेशन हो जाएगी। तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हमें 3 रोज देने पड़ेंगे, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो Zn कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, Zn हाइड्रोजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, वो सब आप एलिमेंट्स वाली साइड लिख दोगे।
अब LHS में लिखोगे कि LHS साइड में कितने प्रेजेंट है जिंक, कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन, कितने सल्फर, कितने ऑक्सीजन। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इस रिएक्शन में जब हम देखेंगे तो LHS में जिंक 1 प्रेजेंट है, RHS में भी जिंक 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 2, RHS में भी 2, सल्फर LHS में 1, RHS में भी 1, ऑक्सीजन LHS में 4 और RHS में भी 4। ओके, तो ये तो हमें बैलेंस करने की इक्वेशन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बन गई। Balancing of equation. Let us try to balance the following chemical equation. Before balancing a chemical equation, you need to follow some steps. We'll discuss all those steps here. The step 1 is to balance a chemical equation. First draw boxes around each formula. Do not change anything inside the box while balancing the equation. सबसे पहले आपने जो इक्वेशन ये ऊपर लिखी है इसके अराउंड एक बॉक्स आप बना दोगे जिसके अंदर अब आप कोई चेंज नहीं करोगे। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन इसके अंदर अब आप कोई चेंज नहीं करोगे। अगर आपको कोई कोएफिशिएंट ऐड करना होता है तो आप इसके आउटसाइड करोगे। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है विद द नंबर ऑफ एटम्स इन LHS एंड RHS, यू नीड टू मेक अ टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम आयरन के LHS में 1 एटम है और RHS में 3 है, हाइड्रोजन के LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, वेरी नाइस। ऑक्सीजन के LHS में 1 है और RH। सबसे पहले जो हमारा मेटल है आयरन, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे LHS में 1 एटम है आयरन का और RHS में 3 मेटल है, तो सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऐड कर दिया 3। ठीक है, जो 3 ऐड किया है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आयरन मेरे पास 3 है, LHS में भी RHS में भी। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पे LHS में 2, हाइड्रोजन RHS में भी 2 हैं, तो बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। LHS में ऑक्सीजन है 1 और RHS में है 4। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसके आगे वाटर के मॉलिक्यूल के आगे 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लगा दिया 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर सबको देखो, आयरन है 3, यहाँ पे भी 3, RHS में भी 3, बैलेंस है। हाइड्रोजन अब यहाँ पे हो गया H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो अब तो इसके आगे 4 लग गया है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए 4। तो एक में अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो 4 में कितने होंगे 8, तो 4 2 ज़ा 4, कोएफिशिएंट को और हाइड्रोजन के साथ जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के हो गए अब यहाँ पे 8 एटम्स। इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हैं, वेल एंड गुड। बट अब दिक्कत आ गई हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन को अब हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे और हमें यहाँ पे 8 एटम्स चाहिए थे हाइड्रोजन के, तब यहाँ पे भी 8 बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट लगा देंगे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 8 एटम्स हो जाएंगे। नाउ आवर इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स रिवाइज। आयरन कितने हैं 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे LHS में 4 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 4 एटम्स हैं, वेल एंड गुड। तो अब हमारी ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अनटिल एंड अनलेस स्टेप 1 में जो इक्वेशन है इट इज़ जस्ट अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब तक कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है हम उसे केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। स्टेप 5, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के साथ अगर उसकी फिजिकल स्टेट लिख देंगे तो वो रिएक्शन और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। हर बार ये फिजिकल स्टेट लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जब आप लोगों को मेंशन किया जाता है या स्पेसिफाई किया जाता है तब आपको फिजिकल स्टेट्स को लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस वाली इक्वेशन को जिसे हमने अभी जस्ट बैलेंस किया है, आयरन प्लस वाटर, तो आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट में,
वाटर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe3O4 यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और H2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये वाली रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे या फिर किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही प्रोसीड होती हैं। तो उन रिएक्शंस में जो स्पेसिफिकली टेम्परेचर आप दे रहे हैं या स्पेसिफिकली प्रेशर दे रहे हैं, वो एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे इस रिएक्शन में CO + H2 गिव्स CH3OH। ठीक है, इसमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ये रिएक्शन काम करती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमेशा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, यू नो इट वेरी वेल। तो इसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड होती है। So that's all for today's lecture. In the next video, we'll continue the remaining topics of this chapter. And I have one more message for you, that we will have one more video on balancing of equation. In that video, we'll discuss about the balancing only, because it's very important topic and it will help you throughout. Then if you like my video, please click the like button, drop a comment in comment box, and please don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.